वेलकम टू द ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा का संचरण। हम देखेंगे कि ऊष्मा का संचरण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पिछले की वीडियो में हमने देखा था ऊष्मा के बारे में कि ऊष्मा क्या है। तो मैंने पिछले की वीडियो में बताया था ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि एक ऊर्जा का ही रूप है, मतलब एक ऊर्जा ही है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा का संचरण। तो ऊष्मा तो समझ आ गया, ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है। अब उसका संचरण, संचरण मतलब सामान्य शब्द में समझ लो कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होना। ठीक है, तो संचरण का ये मतलब होता है। तो ऊष्मा का संचरण मतलब क्या होगा, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना कि क्या कहलाएगा, ऊष्मा का संचरण। जैसे कि आपने देखा है, अनुभव किया और किया भी होगा कि जो द्रव है वो सदैव क्या करता है, ऊंचे वाले तल से हमेशा निचले वाले तल की ओर क्या करता है, बहता है। मतलब जब पानी रहता है वो ऊपर वाली सतह से नीचे वाली सतह की ओर हमेशा बहता है। उसी प्रकार ऊष्मा भी क्या करता है, सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली जो वस्तु है उसकी ओर क्या करता है, बहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो वस्तुओं को लाया जाता है जिनका तापमान अलग अलग हो तो ऊष्मा का संचरण हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होती है। मतलब उच्च ताप वाली वस्तु से हमेशा निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होती है। ठीक है, मतलब कि तापांतर के कारण, मतलब तापों में अंतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को हम कहेंगे ऊष्मा का संचरण। मतलब तापों में जाहिर सी बात है, अब एक गर्म वस्तु है और एक ठंडी वस्तु है तो उसके तापमान में तो अंतर हुआ ना। तो ताप में अंतर के कारण ही ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही ऊष्मा का संचरण कहलाता है। सिंपल सा मैंने बताया था कि संचरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ताप में अंतर के कारण ही क्या कहलाएगा, ऊष्मा का संचरण कहलाएगा। अब ठीक है, इतना तो समझ आ गया कि ऊष्मा का संचरण क्या है। ठीक है, अब ऊष्मा को संचरित होने के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती होगी। सोचने वाली बात है। जैसे कि आपने अपने कक्षा 9th में ध्वनि के बारे में पढ़ा था, अगर याद होगा तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो ध्वनि है उसको संचरित होने के लिए, मतलब जो ध्वनि है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आपके कानों में सुनाई दे रहा है, तो ये किसके कारण, ये वायु के कारण। ये जो ध्वनि है वायु की सहायता से आपके कानों में पड़ते हैं जिसके कारण आपको सुनाई देता है। परंतु यही अगर मैं अंतरिक्ष में जाके बोलूँगा, अपनी पृथ्वी से बाहर जाके बोलूँगा तो वो आपको सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई माध्यम नहीं रहता। तो यही है कि जो ऊष्मा को संचरण के लिए भी जैसे ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ऊष्मा के संचरण के लिए भी क्या माध्यम की आवश्यकता होती होगी। चलिए, ये इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, बस देखते रहिए। ठीक है, तो ऊष्मा का संचरण तो आपको समझ आ गया। अब ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ऊष्मा का जो संचरण है वो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है, एक तो है संवहन, फिर चालन और तीसरा विकिरण। ये सभी को हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चालन। हम सबसे पहले देखते हैं। उससे पहले ये जो इमेज है उसको देखिए। मैंने इसमें क्या लिया है, एक रॉड लिया है। ठीक है, एक छड़ का मान लो रॉड ले लिया है मैंने, और उसको ऐसे बीच से एक रस्सी से बांध दिया है और ये जो कील है उसको मोम की सहायता से मैंने चिपका दिया है। अब मैंने क्या किया कि उसके एक बार इस हिस्से को मैंने क्या किया, मोमबत्ती से गर्म करना प्रारंभ कर दिया। तो थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि ये वाला हिस्सा को मैंने गर्म किया, तो थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि ये वाला हिस्सा भी गर्म हो गया
और ये मोमबत्ती पिघलने लगी। पिघलने के कारण इसमें जो कील लगा था, यहाँ पे ये जो कील लगा था वो नीचे पिघल के गिरने लगा। मतलब मोमबत्ती पिघला और ये कील नीचे गिर गया। और थोड़ी देर बाद जब इधर का भी हिस्सा गर्म होता है तो देखता हूँ कि ये वाली जो कील है ये भी पिघल के, मतलब जो मोम है पिघल के कील नीचे गिर जाता है। कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। मतलब गरम तो मैंने इस वाले हिस्से को किया था। गरम करना मतलब क्या कर रहा हूँ, बेसिकली ऊष्मा दे रहा हूँ इस वाले हिस्से को। पर जो जब मैंने गरम किया, ऊष्मा दिया, तो ये वाला हिस्सा भी गर्म हुआ। मतलब जाहिर सी बात है इधर भी ऊष्मा आया होगा। मतलब गरम मैंने इधर किया और ऊष्मा भी इधर आया। मतलब इस जगह से इस जगह ऊष्मा भी क्या हो रहा है, जा रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है। अब उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल भी मैंने क्या किया, सेम रॉड लिया और जो 4 पिन लिए और 4 पिन को लगभग बराबर दूरी में मैंने लगा दिया, मोमबत्ती की सहायता से मैंने गड़ा दिया। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, बीच से गर्म करना प्रारंभ किया। अब मैंने इस बीच से इस वाले हिस्से बस को गर्म किया। ठीक है। पर थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो ये इधर ये समान दूरी पे है, ये बराबर दूरी पे है ये सब। ठीक है। थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि इधर का जो मोम है हमने अगल बगल का, ये भी क्या होगा, गर्म होके पिघलने लगा, जिस कारण से जो कील गड़े थे वो क्या हो गए, नीचे गिरने लगे। अब इससे भी मुझे ये समझ आया कि जब मैं इस वाले हिस्से को गर्म करता हूँ, मैं ऊष्मा देता हूँ, तो इसके आगे के हिस्से भी क्या होते हैं, गर्म होते हैं। मतलब यहाँ से जो ऊष्मा है वो इधर भी स्थानांतरित हो रहे हैं और इधर भी स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऊष्मा का यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है। अब ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान जब स्थानांतरण होता है ठोसों में, तो उसको हम कहते हैं चालन। ठीक है। कहने का मतलब है कि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन के द्वारा होता है। ठीक है। चालन के द्वारा होता है, मतलब कि चालन के द्वारा ही ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित हो जाती है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि आपको ये इतना तो पता होगा कि ये जो कोई पदार्थ होता है वो छोटे छोटे परमाणु और अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। और परमाणु अणु होते क्या हैं, बेसिकली किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम भाग होते हैं। ठीक है। और यही सूक्ष्मतम भाग अणु परमाणु कहलाता है और इसी अणु परमाणु से मिले ये हमारे पदार्थ बने होते हैं। ठीक है। तो जब हमने क्या किया, यह इस वाले भाग को गर्म किया, तो बेसिकली यहाँ के जो अणु परमाणु हैं ये क्या किए, ऊष्मा को ग्रहण किए, जिसके कारण क्या हुआ, उसमें ऊर्जा आई, मतलब ऊष्मा आई, और उसके कारण ये क्या करने लगे, कंपन करने लगे। यहाँ के जो अणु हैं वो क्या करने लगे, कंपन करने लगे, जिसके कारण क्या किए, वो अपने समीप के जो कण हैं उसको क्या दिए, फिर से ऊष्मा दे दिए उसको, जिसके कारण वो भी ऊष्मा पाके, ऊर्जा पाके वे फिर क्या किया, कंपन होने लगा। फिर उसी प्रकार इसने भी क्या किया, अपने समीप के जो कण हैं उसको इसने फिर से क्या दे दिया, ऊष्मा दे दिया। इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर आगे ऐसे बढ़ती गई और जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु से तीसरे परमाणु क्या होता गया, स्थानांतरित होते गया। याद रखिए जो परमाणु हो अपने स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा रही है, वो बस क्या कर रही है, कंपन कर रही है, और कंपन करने के साथ साथ वो क्या कर रही है, ऊष्मा का स्थानांतरण कर रही है अपने समीप के परमाणु को। इसी प्रकार जो है ऊष्मा का स्थानांतरण पूरे पदार्थ में होता है, मतलब, और इसी को हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। तो यही बताना चाह रहा है कि चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना, मतलब वो अपना स्थान नहीं छोड़ती पर ऊष्मा को बस स्थानांतरित कर देती। ठीक है। अपने स्थान छोड़े बिना ही संचरित हो जाती है। ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि धातु की जो छड़ में एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी शीघ्र गर्म हो गया। ठीक है। गर्म के तो गर्म हुआ, अब गर्म होने पर छड़ के उस भाग के कणों में कंपन्नता बढ़ गई। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जैसे ही मैंने उसमें उसको ऊष्मा दिया, उसमें कंपन्नता बढ़ जाती है, मतलब कंपन होने लगता है, और उसमें ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब उसमें ऊष्मा बढ़ जाती है। और
कंपन करने के कारण ये जो कंपन करने वाले अणु हैं, ये अणु अपने आगे वाले अणुओं में ऊर्जा स्थानांतरित करते रहते हैं। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि कंपन करने के साथ साथ क्या करते हैं, वो जो अणु है वो ऊर्जा का, ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण केवल इसी प्रकार संभव है, जिसको हम कहते हैं चालन। मतलब सिंपल सा है, यदि ठोस पदार्थ में ऊष्मा एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाती तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे चालन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे चालन। ठीक है, तो इस प्रकार ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस पदार्थ में होता है। चालन, अब हमको तो ये समझ आया कि चालन के द्वारा ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, मतलब ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब देखो, चालन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय चालकता कहते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, ऊष्मा का प्रवाह होगा, मतलब ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्मीय चालकता। और यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर कैसे, मतलब जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, फिर लकड़ी हो गया, कांच हो गया, एस्बेस्टास हो गया, फिर एबोनाइट हो गया, ये सब पदार्थ है, ये इनकी प्रकृति पे। कहने का मतलब है, अगर लोहा होगा तो जल्दी गर्म होगा, कांच होगा तो उतनी आसानी से गर्म नहीं होगा, लकड़ी भी उतनी आसानी से नहीं होगा, और एस्बेस्टास और एबोनाइट तो बिल्कुल ही नहीं होता। जैसे कि देखो, तो इनके ऊष्मीय चालकता के आधार पर, ऊष्मीय चालकता मतलब कि कौन आसानी से ऊष्मा को अपने में से प्रवाहित होने दे रहा है। ठीक है, जैसे देखते हैं, अभी देखो, ऊष्मीय चालकता मतलब होता है कि ऊष्मा को अपने में से कौन आसानी से प्रवाहित होने दे रहा है। ठीक है, जैसे ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं ऊष्मीय चालकता के आधार पर। ठीक है, ऊष्मीय चालकता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ऊष्मारोधी, उसके बाद है कुचालक, फिर है चालक, इंसुलेटर, बैड कंडक्टर और कंडक्टर। देखो, ऊष्मारोधी पदार्थ मतलब नाम से समझ आ रहा है, ऊष्मा को रोकने वाला पदार्थ। ठीक है, मतलब जो ऊष्मा को बिल्कुल भी अपने में से प्रवाहित ना होने दे, जो ऊष्मा का संचरण बिल्कुल ही नहीं होने देता, वो कहलाता है ऊष्मारोधी पदार्थ। ठीक है, जैसे कि आपने कुकर में देखा हो एक काले कलर का पदार्थ, जिसको आप आसानी से पकड़ लेते हो जब कुकर गर्म होता है तो। ठीक है, ये क्या है, ऊष्मारोधी पदार्थ है। ये ऊष्मा को आसानी से अपने में से प्रवाहित बिल्कुल नहीं होने देता, तो ये किस में आएगा, ऊष्मारोधी में। अब देखते हैं कुचालक। कुचालक क्या है, जो ऊष्मा का संचरण सरलता से नहीं होने देता। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ऊष्मा संचरण नहीं होगा, पर ये आसानी से नहीं होने देता। जब थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा देते हैं तो थोड़ी बहुत ऊष्मा इसमें से प्रवाहित होता है। ठीक है, जैसे कि लकड़ी और कांच, ये ऐसे पदार्थ हैं जो कुचालक में आते हैं और ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होने देते। ऊष्मा का संचरण होता है पर इसमें आसानी से नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है चालक। चालक वो है जो ऊष्मा का संचरण आसानी से होने दे। जैसे कि कुछ भी धातु के बर्तन है, जल है, धातु के बर्तन जैसे लोहा है, स्टील का जो बर्तन है, उसमें आपने देखा होगा कि जब उसको गर्म करते हो तो उसका ऊपरी भाग भी गर्म हो जाता है, मतलब थोड़ी देर बाद, मतलब वो आसानी से गर्म हो जाता है। तो इसको कहते हैं चालक, क्योंकि ऊष्मा का संचरण इसमें आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये था ऊष्मीय चालकता के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार, ऊष्मारोधी पदार्थ, कुचालक पदार्थ और ये चालक पदार्थ। ठीक है, तो बढ़ती चालकता के अनुसार ये पदार्थ के प्रकार हैं कि अगर पूछ देगा कि चालकता किसकी अधिक होती है, ऊष्मीय चालकता किसकी अधिक होती है, तो हम क्या कहेंगे, चालक, जैसे धातु और जल की। उसके बाद आएगा कुचालक, उसके बाद आएगा ऊष्मारोधी, इसमें तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं संवहन के बारे में। अभी तक हमने देखा चालन के बारे में बेसिकली कि ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण है, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, उसको हम कहते हैं चालन। अब हम देखेंगे संवहन। संवहन बेसिकली होता है गैसों और द्रवों में। जिस प्रकार ऊष्मा का संचरण ठोस पदार्थ में होता है तो उसको हम कहते हैं चालन। उसी प्रकार जब गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण हो, मतलब जब द्रव और गैसों में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, तो उसको हम कहेंगे संवहन। ठीक है, उसको हम कहेंगे संवहन। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक बर्तन ले लिया है। ठीक है, तो उसको मैंने क्या किया, इसके पेंदी से मैंने क्या किया, इसको गर्म किया। ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ।
तो गर्म करने के कारण यहाँ के जो द्रव हैं वो शीघ्र गर्म हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, इधर का मैं गर्म कर रहा हूँ तो इधर का जो द्रव है, जो पानी है, वो शीघ्र से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है और ये ऊपर की ओर उठता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये एरो है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है। अब ये ऊपर की ओर क्यों उठता है, क्योंकि जब भी मैं, याद रखिए, जब भी किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं, जैसे द्रव और गैसों को हम गर्म करते हैं, तो वो हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको गर्म किया, इसके पेंदी को गर्म किया, इसके निचले सतह को गर्म किया, तो ये जो निचली सतह में जो द्रव है वो गर्म होकर हल्की हो जाती है, जिस कारण से ऊपर उठने लगती है, ठीक है। अब ये ऊपर उठी तो ये ऊपर क्या है, ठंडी पानी है, ठंडी द्रव है, तो ये थोड़ी भारी होने के कारण ये क्या आती है, नीचे आ जाती है, ठीक है। ये क्या आती है, ये नीचे आ जाती है, देख रहे हैं। फिर ये जो ठंडी है, जो ठंडी द्रव है, ये फिर गर्म होके फिर ऊपर उठती है। इस प्रकार से एक चक्र बनता है, ये नीचे आना, ये ऊपर जाना, ये नीचे आना, ऊपर जाना, ठीक है ना, ये ऊपर जाना, ये नीचे आना। तो इसको बोलते हैं संवहन धाराएं। मतलब ये ऊपर जा रही हैं, फिर नीचे आ रही हैं, फिर ऊपर जा रही हैं, फिर नीचे आ रही हैं। संवहन में बेसिकली होता क्या है कि जो ये अणु हैं, अब जाहिर सी बात है ये भी तो अणु से मिलके बना होगा ना, क्योंकि इस पदार्थ का सूक्ष्मतम कण तो अणु ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अणु है वो ऊष्मा ग्रहण करके ऊपर की ओर उठते हैं। जैसे ठोस में मैंने क्या बताया था, ठोस में जो उसके अणु है वो अपने स्थान पे रहते हैं, बस वो ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं अपने आगे के अणु को। परंतु संवहन में ऐसा नहीं होता। संवहन में मतलब गैस और द्रव में ऐसा नहीं होता। गैस और द्रव में क्या होता है कि ये जो अणु है, परमाणु है, ये खुद ऊर्जा लेके, ऊष्मा लेके ऊपर की ओर उठती हैं, और जो ऊपर के अणु जो कि ठंडे हैं वो कहाँ आते हैं, नीचे की ओर आते हैं। फिर ये नीचे, ये ठंडे अणु फिर ऊष्मा ग्रहण करके फिर ऊपर की ओर जाते हैं, क्योंकि ये गर्म होते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारे द्रव का ताप समान नहीं हो जाता, ठीक है। और इस प्रकार जो है क्या है, वो संवहन धाराएं चलने लगती हैं। और ये ऊष्मा का संचरण इसी प्रकार गैसों और द्रवों में होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है सिंपल सा, संवहन मतलब क्या होता है कि जब ऊष्मा का संचरण द्रवों और गैसों में होता है, मतलब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जब गैसों और द्रवों में जाती है, तो अभी इसको कहते हैं संवहन। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन गर्म रेत और नदी का ठंडा पानी के कारण, ठीक है। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि जो नदी के तट के रेत है, दिन के समय बहुत जल्द गर्म हो जाता है। दिन के समय, ये दिन के समय है तो जाहिर सी बात है यहाँ से सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा आएगा और ये ग्रहण करके बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। अब जिस कारण से रेत के ऊपर की हवा भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी द्रव और गैस गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। तो ये गर्म होने के कारण, जब रेत गर्म हुआ उसके कारण यहाँ के जो इसके ऊपर जो वायु रहती है वो भी क्या होती है, गर्म हो जाती है और ये ऊपर की ओर उठने लगती है, ठीक है। और नदी से आने वाली ठंडी हवा इनकी जगह ले लेती है। अब जाहिर सी बात है इधर का पानी क्या रहेगा, नदी का पानी ठंडा रहेगा, तो इसके कारण जो इसके ऊपर की जो हवा है वो ठंडी रहेगी। तो ये गर्म हवा ऊपर उठती है और ये जो ठंडी हवा है वो इसकी जगह ले लेती है। तो मतलब है कि देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऊष्मा आया, इसने ग्रहण किया और ये ग्रहण करके ऊपर उठा, और ये जो गर्म हवा है वो इधर आ गया और जो ठंडी हवा है वो इधर आ गया। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है ना। जो पहले यहाँ था वो ऐसे चल के इधर आ गया और ये वाली ठंडी हवा इधर आ गई। उसी प्रकार होता है रात में। अब रात के टाइम में क्या होता है, रेत जल्दी ठंडी हो जाता है जबकि नदी का पानी थोड़ा गर्म रहता है। तो इस कारण क्या होता है, तो नदी के ऊपर गर्म हवा ऊपर उठती है और जिसका स्थान रेत के ऊपर की शीतल हवा ले लेती है। मतलब अब ये नदी का पानी थोड़ा गर्म हो जाता है, गर्म होने के कारण इसके जो ऊपर हवा रहती है वो क्या आती है, ऊपर उठने लगती है, और जो ठंडी रेत है उसके ऊपर की हवा ठंडी रहती है, तो ये क्या होती है, इसकी जगह ले लेती है। तो इस प्रकार ये फिर से एक चक्र बना रहता है और ये चलते रहता है रात में, ठीक है। तो ये ऐसा तब तक चलता है जब तक कि इनका ताप समान ना हो जाए।
मतलब मैं यहाँ पे यह बताना चाह रहा हूँ कि देखो ऊष्मा का यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, ये एक जगह से दूसरे जगह चल रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, संवहन कहेंगे। संवहन किस में होता है, द्रव और गैस में। बेसिकली द्रव और गैस में ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। अब हम देखते हैं विकिरण के बारे में, ठीक है। तो पहले ये सब विकिरण को समझ लेते हैं, इसका मतलब होता क्या है। विकिरण मतलब होता है ऊर्जा का उत्सर्जन। ऊर्जा मतलब यहाँ पे ऊष्मा की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि हम ऊष्मा पढ़ रहे हैं और ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, ठीक है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन और उसका संचरण तरंग के रूप में ही क्या कहलाता है, विकिरण कहलाता है। अब ऊर्जा का उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब होता है निकलना, ठीक है, निकलना, और संचरण तो पता ही है कि स्थान से दूसरे स्थान जाना। और अब मैंने क्या कहा, तरंग के रूप में। तरंग के रूप में मतलब आपने लहर देखा होगा तालाब में, जैसे मतलब कि जैसे पत्थर मारते हो, तो पत्थर मारने के बाद कुछ इस तरह से लहर उत्पन्न होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हाँ, तो इसी को क्या क्या बोला जाता है, तरंग बोला जाता है, ठीक है। तो विकिरण क्या है, ऊर्जा का उत्सर्जन और उसका संचरण तरंग के रूप में होता है, उसे हम विकिरण कहते हैं सामान्य शब्द में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊष्मा का जो संचरण है वो एक विकिरण के रूप में भी होता है। अब हम आते हैं जो एक क्वेश्चन पे, जो सबसे फर्स्ट में मैंने आपसे पूछा था कि क्या ऊष्मा संचरण के लिए सदैव माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हमने पहले देखा कि चालन में मतलब ठोसों में चालन के द्वारा होता है, मतलब वो एक माध्यम हुआ। गैस और द्रव भी एक माध्यम है, क्योंकि उसमें भी ऊष्मा का संचरण हो रहा है। पर क्या ये हमेशा जरूरी है, होगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक गौर करिए, सूर्य से आने वाली ऊष्मा के बारे में विचार करिए। मतलब सूर्य से हम तक ऊष्मा पहुंचती है, हमको गर्मी लगती है ना सूर्य के कारण, पर ब्रह्मांड में वायु की तो उपस्थिति नहीं है, तो फिर सूर्य की ऊष्मा हम तक कैसे पहुंचती है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा क्या है, पृथ्वी, अर्थ, ठीक है, इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं, हिंदी में पृथ्वी। और ये हमारा सन, सूर्य, ठीक है। और पृथ्वी के बाहर ये क्या कहलाता है, पूरा ये सब स्पेस है, ठीक है, अंतरिक्ष। अब देखो सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा, ये देख रही है तरंग के फॉर्म में इधर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ये इसको तरंग बोलते हैं, ठीक है, ऐसे जो आ रहा है उसको। तो जो ऊष्मा है वो तरंग के रूप में, इंग्लिश में रेडिएशन बोलते हैं विकिरण को, ठीक है। तो जो ऊष्मा है इस तरंग के रूप में हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, ये तरंग के रूप में हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। अब देखो, और चलो पृथ्वी में तो वायुमंडल है, तो वहां से हमें समझ आता है कि वायु के कारण ऊष्मा का संचरण हो रहा है, ठीक है। पर ये स्पेस में तो कुछ नहीं है, ना ही कोई पदार्थ है, ना ही कोई वायुमंडल है, तो फिर भी ये जो ऊष्मा है यहाँ हम तक तो पहुंचती है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊष्मा का संचरण माध्यम में तो होती है, पर जरूरी नहीं कि उसको हमेशा माध्यम की आवश्यकता हो। जिस प्रकार प्रकाश क्या करता है, उसका संचरण निर्वात में होता है, उसी प्रकार ऊष्मा का भी संचरण निर्वात में हो सकता है, ठीक है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचरित होती है, वो भी सभी दिशाओं में। जैसे कि ये देखो, जो ये ऊष्मा है ये सभी दिशाओं में, देख रहा है, ये सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकाश की चाल के समान ही क्या होगा, ये संचरित होगी। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पूरे ये जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतने ही एरिया तरफ जाएगी और इधर जाएगी, नहीं, ये चारों दिशाओं में समान रूप से ये आगे बढ़ती हैं। यदि किसी विकिरण द्वारा ऊष्मा किसी तल पर पड़ता है, ठीक है, यदि विकिरण द्वारा ऊष्मा किसी तल पर पड़ता है और तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तब वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक एब्जॉर्बर कहलाता है। मतलब देखो, जाहिर सी बात है, किसी तल पर मतलब सतह पर पड़ना, ठीक है, तो यदि उस तल द्वारा सतह द्वारा अवशोषित कर लेना, मतलब बोल सकते हैं उसको एक प्रकार से पकड़ लेना, ठीक है, ऊष्मा को, ठीक है, कर ली जाती है, तब वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जो काला रंग होता है वो उसको बोला जाता है कि ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। क्यों? क्योंकि जो काला रंग है वो ऊष्मा को अधिक से अधिक
एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। आपने ये अनुभव किया हो कि जब गर्मी के दिन में आप काले रंग के कपड़े पहनते हैं तो आपको अधिक गर्मी लगती है, बजाय कि आप रंगीन कपड़े पहने या सफ़ेद कपड़े पहने। सोलर कुकर के अंदर के भाग को काले रंग से पोत दिया जाता है। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि काला रंग क्या है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। इसके कारण ही वहाँ का जो ताप है वो गर्म हो जाता है और उसके कारण जो खाना जो है पक जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यदि विकिरण द्वारा ऊष्मा किसी तल पर पड़ती है और तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तो वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक एब्जॉर्बर कहलाता है। ठीक है, अब याद रखिए ऊष्मा के अच्छे अवशोषक जो ऊष्मा को अधिक से अधिक अवशोषित करते हैं वे अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। उत्सर्जक मतलब जो त्यागते हैं, निकालते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जक। हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऊष्मा के प्रभाव। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।